नमस्कार दोस्तों, उसकी बात संस्थान में आपका हृदय से स्वागत है। मैं वी ओंकार शक्ति, एक हिंदी अध्यापक। हालांकि मैं हिंदी को अपना अध्यापक नहीं मानता, मैं एक विद्यार्थी मानता हूं, कुशल अपने आप को। मैं आप सभी के लिए दोस्तों शब्द जो आपका चैप्टर है सामान्य हिंदी का, शब्द विचार, शब्द ज्ञान या शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं। दोस्तों अभी आपके पास बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या आपके लिए लेखपाल, पुलिस, सीटेट, यूपी टेट या दुनिया की कोई भी जो सामान्य हिंदी की परीक्षा है, उसके लिए दोस्तों मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद आप सभी के लिए एक बेहतर जो है नोट्स तैयार किया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये पसंद भी आएगा और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी, ताकि मैं आपको हिंदी को और सरल बना सकूँ और आपकी समझ में भी इस चीज़ों को आ सके। मैंने इसमें वही उदाहरण रखने का प्रयास किया है जो परीक्षाओं में अक्सर आए हैं या आते रहे हैं किसी भी परीक्षा में, तो वो आपको ये देखकर भी आनंद आएगा। और जब आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, खासकर से सीटेट, यूपी टेट, लेखपाल, पुलिस, बैंक, रेलवे या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको हूबहू ये सारी चीज़ें वहीं मिलेंगी। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। शब्द विचार या शब्द ज्ञान या शब्द क्या हैं, तो पहले इनके बारे में कुछ हम शब्दों के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं, फिर बात करते हैं। पहली बात, शब्द भाषा की संपत्ति होते हैं, यानी कोई भी भाषा की संपत्ति होते हैं। किसी भी भाषा की समृद्धि का परिचय उसके शब्द भंडार से ही मिलता है। जैसे आप देखिए, एक अंग्रेजी भाषा, उसके पास 26 वर्ण हैं और हिंदी के पास 52 वर्ण हैं। तो दोस्तों मैंने वर्णमाला के चैप्टर में, वर्ण और वर्णमाला के चैप्टर में इस चीज़ को बताया भी है। तो हमारी हिंदी कितनी समृद्ध है, इसका परिचय भी यहाँ से मिलता है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना अधिक विशाल और व्यापक होता है, वह भाषा उतनी ही संपन्न मानी जाती है। किसी भी भाषा की रचना सामर्थ्य का परिचय भी उसकी शब्दावली से ही मिलता है। तो दोस्तों ये तो बातें हैं जो भाषा के संदर्भ में है। एक और महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में है क्या, कि हमारी राजभाषा हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। अभी ये राजभाषा है, इसका मैंने वर्णन आपको पहले अध्याय में कर चुका है, वर्णमाला और वर्ण वाले में। हिंदी व्यापक जो है, हमारी राजभाषा हिंदी व्यापक शब्द भंडार के कारण ही संसार की सबसे संपन्न भाषाओं में से एक मानी जाती है। अब आते हैं हम शब्द किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। शब्द एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जो सार्थक समूह होता है एक वर्ण का या अनेक वर्ण का। जैसे अ, आ, न, ये एक एक वर्ण के शब्द हैं। आ का अर्थ जैसे होता है तू इधर आ, न का अर्थ होता है नहीं, यानी ये एक वर्ण वाले शब्द हैं। अनेक वर्ण वाले शब्द आप जानते ही हैं, जैसे सूर्य, जल, कमल, मोहन, बहुत सारे शब्द हैं, ये अनेक वर्ण वाले शब्द हैं। तो कुछ एक वर्ण वाले भी शब्द होते हैं, अनेक वर्ण वाले भी होते हैं। सार्थक समूह को ध्यान रहे, वर्णों के सार्थक समूह को अपन शब्द कहते हैं। अब आते हैं, अगर इस परिभाषा को सही माना जाए तो इस परिभाषा के आधार पर शब्द की 3 विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहली, शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। दूसरा, शब्द अर्थवान होता है, यानी उसका अर्थ होता है। तीसरा, शब्द स्वतंत्र इकाई होता है। ठीक है। अब एक और बात ध्यान में रहे, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो अपन उसको पद कहते हैं। अब आते हैं शब्द के भेद या शब्द के प्रकार। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा जो है छोटा करके दिखाता हूँ इस चीज़ को, और मैं आपको इसमें पढ़ के बताऊँगा, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। शब्द के प्रकार, तो मैं आपको यहाँ शब्द के प्रकार बता रहा हूँ। देखो, विकास, उत्पत्ति या उद्गम या इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देसी शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द, संकर शब्द। ये डायग्राम मैंने इसलिए बना रखा है कि आसानी से आपको शब्द की एक रचना समझ में आए। इनका डिटेल भी अपन करेंगे। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर।
इस आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। तीसरा जो है रूप परिवर्तन या रूपांतर या व्याकरण के आधार पर शब्द। तो इस आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, कुछ लोग 3 मानते हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं। तो कौन कौन से हैं? वाचक, लक्षक, व्यंजक, सार्थक, निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और पारिभाषिक शब्द। कुछ लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक को भी प्रयोग के आधार पर वाला ही शब्द मानते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको जानना है, समझना है। मैंने छोटा करके आपको दिखाया है, जूम करके भी इसको मैं आपको दिखाऊंगा और इस चीज़ को हम समझते हुए आगे इनका डिटेल भी करेंगे और इसका आपको मैं PDF भी भेज दूंगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मुझे आप मैसेज कर लेना 98 39 44 50 99 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको इसमें जो है व्हाट्सअप कर दूंगा इसका PDF भी। दूसरी बात, कुछ अन्य शब्द भी होते हैं विद्वानों के अनुसार, जैसे पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्य स्थापन शब्द, ध्वनि मूलक शब्द, संख्यात्मक शब्द इत्यादि। ये बहुत सारे शब्द होते हैं, हालांकि आपको इसके अंदर में नहीं जाना, इनका एक एक अध्याय ही आता है और आप इस चीज़ में समझेंगे भी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक का भी एक एक अध्याय आएगा, मैं वहाँ पर इसका डिटेल करूँगा। अब हम आते हैं उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत या विकास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो शब्द होता है जिसका नाम है तत्सम शब्द। अब इस तत्सम शब्द को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और धन सम। तत् का अर्थ होता है वहाँ या उनके, यानी संस्कृत के, और सम का अर्थ होता है समान, यानी अर्थात जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसको हम बदल के भी देख सकते हैं, क्या? संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग या प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। क्षेत्र, रात्रि, मयूर, कार्य, कर्म, पूर्णिमा, अश्रु, प्रस्तर, कोटि, ईश्वर, दर्शन, ज्ञान, जिह्वा, घृत, दंत, कर्ण, व्याकरण इत्यादि। बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ तत्सम शब्दों का। जिन शब्दों में री, श, ये मूर्धन्य श, छ, त्र, ज्ञ, स्त्र, ये अगर वर्ण आते हैं तो वे शब्द प्रायः जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आप इनमें देखना तो प्राय ये शब्द आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो आसान सा तरीका है आपके लिए, ये तत्सम शब्द हो गया। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको सटीक जानकारी किसी चीज़ की नहीं होती है, तो इसलिए आप विद्यार्थी के रूप में अपने आप को हतोत्साहित समझ लेते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को हम क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़ा सा मन लगाकर, रुचिकर आधार पर अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें समझ में नहीं आए। तो अब हम इसके बारे में, अगली जो शब्द है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है, आपके सामने मैं रख रहा हूँ उसको, तद्भव शब्द। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। तत् मतलब संस्कृत से, भव का अर्थ होता है उत्पन्न। भव को कुछ लोग जो है भू धातु से भी इसका जन्म मानते हैं, जिसका अर्थ होता है भोना, होना। यानी संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश के माध्यम से अपना पूरा मार्ग तय करके आए हैं, वे शब्द जो है क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इनके हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं सामने सामने। तो उदाहरण के रूप में तद्भव शब्द को मैंने इधर रख रखा है और इसके तत्सम शब्द को मैंने इधर लगा रखा है। तो अब आप इस चीज़ को देखिए। रात तद्भव है, इसका तत्सम रात्रि, खेत, क्षेत्र, किसान, कृषक, काज, कार्य, मोर, मयूर, आंसू, अश्रु, पत्थर, प्रस्तर, तेज, तीव्र, जीभ, जिह्वा, दांत, दंत, कान, कर्ण, भाई, भ्राता, रात, रात्रि, घी,
का घृत होगा। यहाँ पर देखिए ये गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसी को दोहरा दिया गया है, इसका होगा घृत। तो ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका अर्थ होता है घृत। घृत मतलब घी। तो घृत जो है तत्सम शब्द है और घी जो है तद्भव शब्द है। तो ये चीज़ें मैंने वही उदाहरण रखने का प्रयास किया है जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब हम तीसरे शब्द की बात करते हैं, देशज या जो है देसी शब्द। तो देशज शब्द जो है देश धन ज यानी देशज, अर्थात देश में जन्मा हुआ। वे शब्द जिसका निर्माण भाषा भाषियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार कर लिया है तथा जिनकी व्युत्पत्ति जो है संदिग्ध है, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे तेंदुआ, घड़ा, घड़, भूपू, घाट, खाट, लोटा, पगड़ी, लठ, ये सब जो है आपके क्या है, देशज शब्द हैं। अब एक और इनके बारे में मज़ेदार बात क्या है कि इनका प्रयोग जो है संस्कृत काल से ही चला आ रहा है, परंतु ये शब्द संस्कृत व्याकरण के नियमों के आधार पर सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है हमको। अब हम आते हैं विदेशी या विदेशज या आगत शब्दों पर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हमको जानना है। जैसे क्या विदेशज या विदेशी या आगत शब्द, आगत का अर्थ हुआ आया हुआ, यानी विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, तुर्की शब्द। अब ये अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे रेल, प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, स्कूल, शर्ट, पैंट, टाई, सूटकेस, क्रिकेट, हॉकी, साइकिल इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, मैंने कुछ रखे हैं जो परीक्षाओं में आए हैं। अरबी शब्द में ये हमेशा आते रहते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा है। अदालत, कानून, इंसाफ, दफ़ा, सबूत, वकील, मुजरिम, मुलजिम, सजा, इल्ज़ाम, दलील, ये सब जो है अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द कौन कौन से हैं? कारोबार, आमदनी, आदमी, ज़मीन, रईस, बीबी, बीमा, सब्जी, प्याज, पुदीना, मेज, गुलाब, ये सब है। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? साबुन, तौलिया, बाल्टी, मिस्त्री, आया, आलपीन, चम्मच, गमला, कमरा, अचार, ये सब हैं। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? आका, बेगम, उर्दू, काबू, चमचा, तलाश, चाकू, बारूद, बंदूक, तोप, कैंची, कुर्ता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बस केवल यही शब्द हैं अरबी, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, हिंदी में आए हुए, इसके इतर और भी शब्द हैं बहुत सारे, परंतु इनका प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादा होता है, इसलिए ये परीक्षा में ज़्यादा आते हैं। अब हम आते हैं एक और पांचवा जो इसका पार्ट है, जिसका नाम है संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले जो शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ संकर शब्द मैं आपके पास यहाँ दे रहा हूँ, कौन कौन सी भाषा से वो आए हैं वो देखते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। जेब खर्च, जेब पुर्तगाली शब्द है, खर्च फारसी शब्द है। अजायब घर में अजायब अरबी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। जिलाधीश में जिला अरबी शब्द है, धीश संस्कृत शब्द है। तिमाही में ती जो है हिंदी शब्द है, माही फारसी है। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत है, गांठ हिंदी है। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। जांचकर्ता में जांच हिंदी है और कर्ता संस्कृत है। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होने के कारण ये संकर शब्द कहलाते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कैसे होते हैं। तो इस आधार पर शब्द मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनका खंड निरर्थक हो, यानी उनका खंड कर दें तो उसका कोई अर्थ न निकले, अर्थात उनके खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ न निकले। जैसे घोड़ा, अब इसका खंड करिए घो धन अड़ा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, घो का भी कोई अर्थ नहीं है, अड़ा का भी कोई अर्थ नहीं है। पानी, पा धन नी का भी कोई अर्थ नहीं है। दाल में दा धन ल, दा का कोई अर्थ नहीं है, ल का भी कोई अर्थ नहीं है। नाक, चल, रोटी, इनका हम अलग अलग कर रहे हैं। तो जैसे रोटी में रो का भी कोई अर्थ नहीं है, टी का भी कोई अर्थ नहीं है, च का भी कोई अर्थ नहीं है, ल का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इस आधार पर ऐसे जो शब्द होते हैं वे उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इसका दूसरा शब्द जो आता है जिसका नाम है क्या, यौगिक शब्द, जिनके खंड सार्थक होते हैं और दो खंडों के योग से बने हुए वे शब्द जिनका खंडानुसार अलग अलग अर्थ होता है वे हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है जो परीक्षाओं में आए हैं। कार्यालय, कार्य धन आलय, कार्य का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, आलय का जैसे घर होता है अर्थ। प्रधानमंत्री, प्रधान का भी अर्थ है, मंत्री का भी अर्थ है। विद्यार्थी, विद्या का भी अर्थ है, अर्थी का भी अर्थ है। प्रयोगशाला, प्रयोग का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ होता है, शाला का भी मतलब होता है घर, यानी पाठशाला,
पाठ के लिए, पढ़ने के लिए, और शाला मतलब घर, पढ़ने के लिए घर यानी विद्यालय यानी वो पाठशाला, रसोई घर, गंगा जल, ये जो शब्द हैं ये सब सारे के सारे शब्द यौगिक शब्द हैं। दोस्तों ये सारे शब्द परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैंने उनका चयन किया है बहुत ही सारे पेपर को पढ़ने और देखने जांचने के बाद। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जिनका निर्माण तो दो शब्दों के योग से होता है किंतु वे किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज पंक धन ज दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का अपना अलग अर्थ है, परंतु पंकज शब्द विशेष अर्थ में कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। जलज ये भी कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका यानी विष्णु के लिए प्रयोग हुआ है। गिरधारी, गिर मतलब धारी यानी पर्वत को धारण करने वाला, कृष्ण के लिए हुआ है। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका यानी गणेश। इन सभी शब्दों के तीसरा अर्थ निकल रहा है। आपने समास में बहुब्रीहि समास पढ़ा होगा, वो भी इसी आधार का एक शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द के रूप में आते हैं। अब हम आते हैं अगला, रूप परिवर्तन या रूप विकार या व्याकरण या रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार। तो इस आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब हम पहले जानते हैं विकारी शब्द के बारे में, विकारी शब्द क्या होता है। तो आइए विकारी शब्द के बारे में जानते हैं। वे शब्द जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदल जाते हैं वे जो है क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, नदी, लड़की, लड़का इत्यादि, ये सारे शब्द जो है कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर बदल जाते हैं। अभी मैं इनको बताऊंगा कैसे बदल गया। देखो यहाँ पर कैसे बदल रहा है। जैसे लड़का आया, लड़की के लिए आई, लड़कियाँ के लिए आई, तो इसे होता है। कुछ विद्वान ये शब्द इनको चार प्रकार से मानते हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द जो है विकारी शब्द हैं, क्योंकि इन सारे शब्दों का जो है परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर होता है। इनको हम डिटेल एक अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनको समझने का भी ज़्यादा प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं अविकारी शब्द के बारे में। अविकारी शब्द वे शब्द जो काल, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं होते। विकार मतलब होता है बदलना या परिवर्तन होना, यानी जिसमें परिवर्तन होगा वो विकारी शब्द है, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी शब्द है। जैसे देखो मैंने कुछ उदाहरण रख रखे हैं, जैसे यथा, तक, कब, परे, रहित, अपेक्षा, लेकिन, या, अरे इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द अविकारी शब्द हैं। जैसे इसके उदाहरण देख लो यहाँ पर, क्या, लड़का तेज चलता है, लड़की तेज चलती है, लड़कियाँ तेज चलती हैं। अब तेज इसमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द है जो किसी भी आधार पर बदल नहीं रहा है। ये शब्द चार प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनको जो है हम डिटेल स्टडी आगे के अलग से चैप्टर में करेंगे। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के बारे में करते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से तीन शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, पर कुछ लोग दो और प्रकार जोड़ते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो कुल हम पांचों प्रकार को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं वाचक शब्द कौन से होते हैं। जो शब्द साधारण, सांकेतिक या मुख्यार्थ का बोध करते हैं वे वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, वस्तु, पक्षी, पुस्तक, पढ़ना। अब इनका जो भी अर्थ होता है वो सामान्य अर्थ सबकी समझ में भी आता है, इसको हम वाचक शब्द कहते हैं। दूसरा जो है लक्षक या लाक्षणिक शब्द होते हैं। लक्षक या लाक्षणिक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोजन के आधार पर अर्थ बदल जाए वे लक्ष्यार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है उल्लू, किसी बच्चे को बोला अरे बड़ा उल्लू है, तो उसको उल्लू नहीं बोलते, और उसका अर्थ जो है प्रयोजन के आधार पर बदल जा रहा है, यानी मूर्ख माना जाता है। गधा तो मूर्खता का प्रतीक है, तो उल्लू और गधा लक्षक शब्द हैं, पर जब इसका अर्थ मूर्ख और मूर्खता लक्षार्थ शब्द के रूप में आते हैं हमारे पास, इनको हम लक्षक या लाक्षणिक शब्द कहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है इसमें, जिसका नाम है व्यंजक शब्द, तो इसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। व्यंजक शब्द क्या होता है, वे शब्द जिनका न मुख्य अर्थ लिया जाए न लक्ष्यार्थ अर्थ लिया जाए, बल्कि उनसे कोई सांकेतिक अर्थ लिया जाता है, तब उसे हम व्यंजक शब्द कहते हैं, यानी वह व्यंग के रूप में प्रयोग में आते हैं ये शब्द। जैसे साधारण शब्दों में व्यंग के रूप में प्रयोग किए हुए जो शब्द होते हैं वो व्यंजक शब्द के रूप में आते हैं, सामान्य बात में कह सकते हैं। यह शब्द दो प्रकार से व्यंग्यार्थ का बोध कराते हैं, पहला तो एक लक्ष्यार्थ के पश्चात कराते हैं और दूसरा एक मुख्यार्थ के पश्चात कराते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पहले एक शब्द है गंगा में घर है, तो लक्ष्यार्थ के बाद का बोध है, यानी इसका अर्थ हुआ
किसी शीतल स्थल या स्वास्थ्यवर्धक स्थल की बात हो रही है। अब एक और उदाहरण आते हैं, जैसे संध्या हो गई है। अब इसका मुख्यार्थ के बाद का है, यानी भोजन का समय हो गया है, या भ्रमण करने का समय हो गया है, या वापस घर लौटने का समय हो गया है। तो इस आधार पर ये शब्द आते हैं। अब देखो, जैसे इसको ऑफिस में कोई कहे घड़ी देखकर 5 बज गए हैं, घड़ी देख रहा है पर फिर पूछ रहा है क्या समय हो रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पर है कि भैया अब तो छुट्टी का समय हो गया है, तो अब यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर ये व्यंजक शब्द होते हैं। अब हम आते हैं इसमें एक सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे खाना, पानी इत्यादि, ये शब्द जो है सार्थक शब्द कहलाता है। पर इसी में निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका प्रयोग केवल तुकबंदी के लिए किया जाता है। तो अक्सर आप देखोगे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना मांगना होता है तो अपन क्या बोलते हैं, खाना वाना, पानी वानी। तो वाना और वानी ये जो हैं निरर्थक शब्द हैं। घड़ी बड़ी है, मोबाइल वोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा आनंद भी आया होगा। अब हम आते हैं, अंतिम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य शब्द होता है और एक परिभाषिक शब्द होता है। वे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सामान्य शब्द बोलते हैं। अक्सर जो है एक किसान से लेकर, एक मजदूर से लेकर और एक प्रोफेसर तक या प्रधानमंत्री तक प्रतिदिन अपने जीवन काल में 100 से 150 शब्दों तक का ही प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो शब्द होता है वह होता है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जो औपचारिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप कोई निबंध लिखते हैं, या परीक्षा देते हैं, या किसी प्रकार का एप्लीकेशन देते हैं, या प्रार्थना पत्र वगैरह देते हैं, तो वहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के आधारों पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर कुछ लोग शब्दों को 8 प्रकार का भी मानते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, जो है समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जो शब्द हैं 8 प्रकार के, ये इनको भी प्रयोग के आधार पर माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शब्द और शब्द के प्रकार और कौन से शब्द किस भाषा का है, इस आधार पर ये जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है। 20 मिनट की क्लास में शब्द आपके सामने है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर एक बार बस आप इसे सुन भी लें तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर थोड़ा सा भी आप उसकी संस्थान से लाभान्वित हुए हों या आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। हालांकि सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे थोड़ा सा लाभ होगा, परंतु उससे आपको भी लाभ होगा कि जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस इसके बाद आपके पास मिलेंगे तो जल्द से जल्द आपके पास वो मिल जाएंगे, ताकि आपकी परीक्षा में और ज्ञान में दोनों में भी लाभ हो सकेंगे। ज्ञान में समृद्धि होगी, परीक्षा से आप पास हो जाएंगे, फिर आपका बहुत सारा मान सम्मान होगा और अन्य जो अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाएंगे तो उनके भी ज्ञान में समृद्धि होगी। और इस आधार पर हमारी एक जो हिंदी भाषा आज भी राजभाषा बनी हुई है, राष्ट्रभाषा बनने के लिए संघर्षरत है। तो अगर जिस भाषा के बेटे ज़्यादा होंगे वह भाषा बहुत ही जल्दी राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे सामने दिखेगी। तो एक बार हिंदी भाषा के विकास के लिए एक बार ज़रूर इस शब्द को पढ़िए, शब्द ज्ञान अपने को बढ़ाइए और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए। मैं ऐसी आशा आप सभी से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच।